हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल डीडीए में। आज हम देखते हैं आर्मी अग्निवीर के 35 टॉप क्वेश्चन जीएस और जीके के होंगे। ठीक है, इसमें आज आपको 20 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से लास्ट तक और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, इससे सब तक पहुँच जाए ये वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूसरे नंबर पर है। ये मान लो सन है। ठीक, तो पहला ग्रह कौन सा? बुध, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी। तो कौन सा ये सूर्य से दूसरे नंबर पर है और कैसा है? सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? ठीक, प्रथम महिला एयर मार्शल ऑप्शन ए दूरबा बनर्जी, ऑप्शन बी पद्मावती बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी सुमित्रो मुखर्जी, ऑप्शन डी गीता ठाकुर। तो जो हमारी प्रथम महिला एयर मार्शल थी वो थी ऑप्शन बी पद्मावती बंदोपाध्याय। ठीक है, ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरण। तो सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन डेल्टा ये किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है? इधर से आती गंगा नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहाँ बनाया जाता है? बांग्लादेश में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसी को क्या बनाया गया है? सुंदरबन नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो इसलिए ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है बाघ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, बंगाल टाइगर, तो यही इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? वाघ। इसी रॉयल बंगाल टाइगर को ही क्या कहते हैं? वाघ कहते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो यूएनओ तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनओ इसमें कितने देश शामिल हैं? 193 देश क्या है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है? ठीक, यानी एक चक्कर चंद्रमा का चक्कर कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 365 सही 1/4 दिन, एक दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। तो जो पृथ्वी है, अर्थ, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो यही पूछा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिनों में घूम लेता है एक चक्कर? तो कितने दिनों में घूम लेता है? 28 दिनों में घूम लेता है। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 28 दिनों में लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन वो सामान्य ज्ञान के, ये फिर से सामान्य ज्ञान शुरू हो गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये करंट से संबंधित है। ओलंपिक खेल 2020 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी 2020 का ओलंपिक खेल किससे आयोजित किया जाएगा? मतलब ये उस समय का जब पेपर हुआ होगा उस समय की करंट है। तो हम देख लेते हैं इसे जल्दी से। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन संघाई, ऑप्शन सी रूस यानी मॉस्को, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। 2020 का जो ओलंपिक था वो कहाँ आयोजित किया गया था? जापान यानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही? यानी जो हरित क्रांति थी वो किस फसल में सर्वाधिक सफल रही? यानी किस फसल का उत्पादक सर्वाधिक बढ़ा था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी सरसों। तो देखो पहले तो देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 और 67 के आसपास किसने की थी? स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन ने की थी। स्वामीनाथन। ठीक है, और ये हरित क्रांति का संबंध किससे था? फसल से था। हरित क्रांति का संबंध किससे था? फसल से था। ठीक है, एक मिनट, हरित क्रांति का संबंध किसने था? फसल से था। और हरित क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति वर्ल्ड में अगर शुरुआत पूछता है तब 1960, यानी दुनिया में कब हुई थी? 1960 में। और किसने की थी? नॉर्मन वोरलॉन्ग ने। और कहाँ से? मैक्सिको से, नॉर्मन वोरलॉन्ग ने। ठीक है, और ये भारत में जब आई थी तो इसे किसने लाया था? कौन लाया था? स्वामीनाथन। कब? 1966 में। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल पर सर्वाधिक रही थी? तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में? ऑप्शन ए गेहूँ। इसमें गेहूँ की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, यानी गेहूँ का उत्पादन भारत में सर्वाधिक बढ़ गया था। तो यही पूछा है कि किसमें सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूँ में। ठीक, कब आई थी? 1966 में।
एस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी, ठीक, चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंगभेद शब्द किससे संबंधित है, यानी रंगभेद शब्द है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नस्लों में भेदभाव, ऑप्शन बी धार्मिक भेदभाव, ऑप्शन सी भाषिक भेदभाव, ऑप्शन डी राजनीतिक भेदभाव। तो जो रंगभेद है ये रंगभेद किससे संबंधित है, ऑप्शन ए नस्लों से भेदभाव। ठीक, ये अफ्रीका और अमेरिका में ज़्यादा चलता है। ये काले और गोरे लोगों के नस्ल भेद से संबंधित है, काले और गोरे लोग। ठीक, काले और गोरे लोग, तो ये किससे संबंधित है, नस्ल भेद से संबंधित है। ठीक है, तो ये किसमें इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किससे, नस्लों से संबंधित है, काले गोरे का। ठीक है, ये रंगभेद शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैकबेथ एक नाटक किसने लिखा है, मैकबेथ नाटक किसने लिखा है। ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी हेमिंग्वे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मैकबेथ नाटक है वो किसने लिखा है, ऑप्शन बी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक एक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक क्या है, यह एक चोटी है मैकाल पर्वत की, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, एमपी में। तो पूछा ये किसका उद्गम स्थल है। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन इसमें विवादित रखती हैं। अगर हम बात करें अमरकंटक से, तो अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो सोन नदी का और एक नर्मदा नदी का। अब इसमें दोनों ही ऑप्शन में है, तो हम अगर ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो हम इसमें कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। पहली बात तो इसके ऑप्शन दोनों रख दिए हैं, सोन नदी भी ठीक है और वो नर्मदा नदी भी ठीक है, लेकिन नर्मदा हम इसलिए लगा देंगे क्योंकि नर्मदा सोन से बड़ी नदी है और थोड़ी फेमस नदी है, ये उल्टी बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नर्मदा लगा देंगे। वैसे नर्मदा और सोन नदियाँ इन दोनों का ही उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फिलहाल इसमें हम क्या लगा देंगे, नर्मदा या सोन, जो भी लगा देंगे वो ठीक होगा। अब ये भाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मानेगा। ठीक, तो अमरकंटक से किन नदी का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन। ठीक है, और गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यहीं पर देख लें, गोदावरी का उद्गम स्थल होता है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिहावा श्रेणी। ठीक, ये भी एक मैकाल पर्वत का ही भाग है। ठीक, सिहावा श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ठीक, ऑप्शन ए वूलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी उदय सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, गोविंद सागर झील। लेकिन इसका पूरा नाम लिख लेना, गोविंद सागर पंत झील है, गोविंद सागर पंत। ठीक है, पंत लगा होगा इसमें, गोविंद सागर पंत झील, सिर्फ गोविंद सागर लगा होगा तो ये कहाँ हो जाएगी, भाखड़ा नागल बांध पर, सतलज नदी पर। लेकिन गोविंद सागर पंत होगा तो ये कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले पर। और किस नदी पर बनी है, रिहंद्र नदी पर, रिहंद्र किसकी सहायक है, सोहन की सहायक है, रिहंद्र परियोजना है, उसी के पीछे जो जलाशय बना हुआ है उसी को कहते हैं गोविंद सागर पंत परियोजना। ठीक है, तो वही झील है जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कैसी पूछी, मानव निर्मित, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील। कौन सी, गोविंद पंत सागर झील, रिहंद्र नदी पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। ठीक, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो लोकसभा में जो चलता है, लोकसभा 11 बजे से चलती है, तो सबसे पहला जो घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल। कितना, प्रश्नकाल, और वो कितना होता है 11 से 12। फिर होता है शून्यकाल, और शून्यकाल कितना होता है 12 से 1। फिर होता है लंच, और लंच होता है 1 से 2। और इसके बाद होता है संसदीय प्रस्ताव, यानी जो प्रस्ताव आते हैं संसदीय प्रस्ताव। तो प्रस्ताव कब तक चलते हैं, 2 से 6 बजे तक। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है कि शून्यकाल कितने समय का होता है। शून्यकाल हमने क्या होता है 12 से 1, कितने समय का होता है, 1 घंटे का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी शून्यकाल कितने समय का होता है हमारा, 1 घंटे का। शून्यकाल और प्रश्नकाल ये कितने कितने घंटे के होते हैं, 1 1 घंटे के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 8 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसमें कितने देश शामिल हैं, 193 देश इसमें
शामिल है। ठीक है, तो इसकी कब हुई थी? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? यानी दक्षिण गंगोत्री का नाम किससे जुड़ा हुआ है? रामेश्वर, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एक महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो नीचे की तरफ है दक्षिण ध्रुव पर। इस पर पूरा महाद्वीप ये बर्फ से ढका हुआ है। इस पर कोई भी यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता, यानी कोई भी मनुष्य यहाँ पर निवास नहीं करता। तो यहाँ पर अलग अलग देशों के क्या है, शोध संस्थान है, जहाँ पर रिसर्च वगैरह चलती रहती हैं। तो भारत का एक शोध संस्थान है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये किससे संबंधित है? अंटार्कटिका से संबंधित है। अंटार्कटिका। भारत के यहाँ पर कितने शोध संस्थान है? 3 संस्थान, 3 है। दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री और एक है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का एक शोध संस्थान है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? अंटार्कटिका से संबंधित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? ठीक, किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर पूछा जाए भारत में निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है, तो भारत सार्क का तो सदस्य है। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। लेकिन भारत किसका देश सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश शामिल है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। कहाँ? जकार्ता में। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आसियान सही हो जाएगा। ठीक है, आसियान सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और ये कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में नीचे से बहकर कहाँ चली जाती है? भूमध्य सागर के लिए। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को। मिस्र या इसी को कहते हैं इजिप्ट। इसे क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। तो नील नदी कैसी? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित अपने देश में हल्के युद्ध विमान, ठीक, मतलब अपने देश में सुधा बनाया हुआ हल्का युद्ध विमान कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी अस्त्र, ऑप्शन डी तेजस। तो भारत द्वारा अपने देश में विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान वो कौन सा है? तेजस। ऑप्शन डी तेजस। ये क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है, यानी लाइट इम्पैक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो ये भारत का क्या है? हल्का लड़ाकू विमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो लोथल किस युग से संबंधित है? तो लोथल किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक, लोथल क्या है ये भी पूछता है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्या है? बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र क्या है? बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का। ठीक, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये एक दुनिया की सबसे पुरानी क्या है? शहरी सभ्यता है, जो सिंधु नदी घाटी के आसपास बसी हुई थी। तो लोथल उसका क्या है? एक बंदरगाह है। तो लोथल युग किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पाउंड है ये कहाँ की मुद्रा है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की। किसकी? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की। और यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो कहाँ की मुद्रा? यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ, इसमें 27 देश शामिल है, जिसमें से 18 की मुद्रा है। और रुपया कहाँ की है? ये भारत की है। तो इसमें से देखो कोई सी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है, डॉलर है लेकिन उसके आगे क्या लगा देना? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक, ये क्या ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है? तो वो इनमें ऑप्शन में दी नहीं हुई है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी JRD टाटा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, राजीव गांधी को जो भारत रत्न है वो कब मिला था? 1991 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। JRD टाटा को कब दिया गया था? 1992 में। 1992 में। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में। तो यार देखो, ये तीनों लोग क्या है? भारत रत्न से सम्मानित है। लेकिन इसमें पूछा कि इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी इन तीनों लोगों को क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, राजीव गांधी को 1991,
और जे.आर.डी. टाटा को 1992 और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं भाग 2 जो हमारे किसके साइंस की कुछ आज 15 क्वेश्चन है। ठीक, तो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से ताप पर यानी किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन ए -40 डिग्री, ऑप्शन बी +45 डिग्री, ऑप्शन सी +20 डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से ताप पर यानी कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है, तो ऑप्शन ए -40 डिग्री तापमान पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। आकाशीय पिंड को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी दूरदर्शक यंत्र, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्या करते हैं, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, और दूरदर्शी यंत्र इसी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेरिस्कोप का प्रयोग, इसका प्रयोग जहाज़ों में गहराई में समुद्र में देखने के लिए क्या पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो दूरदर्शी यंत्र इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन सी न्यूटन। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर के हेडलैम्प में, खेज प्रकाश में, कार के हेडलाइट में, और ड्राइवर की सीट के बगल में। तो पूछा है उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है उसमें जो मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो वायु दाब समुद्र सतह पर कितना होता है। ऑप्शन ए 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा, एच जी का मतलब क्या है, पारा। 780 ऑफ पारा। ठीक, 7.6 सेंटीमीटर ऑफ पारा और 760 सेंटीमीटर ऑफ पारा। तो ये कितना होता है हमारा, ये होगा हमारा 20 का ऑप्शन ए, कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा। ठीक, जो वायुदाब होता है वो समुद्री सतह पर कितना 76 पारे के बराबर होता है, पारे के बराबर होता है। ठीक, 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन सी प्रकाश किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो गामा किरणें, प्रकाश किरणें, एक्सरे किरणें ये कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अब पूछा है नहीं है, तो नहीं कौन सा, कैथोड किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है। वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी माध्यमिक मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो वायुमंडल यानी अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे पास वाली परत यानी सबसे नज़दीकी परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर वाली परत को मंद मंडल कहते हैं। इससे ऊपर वाली परत को आयन मंडल कहते हैं। और इसके सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, बाह्य मंडल। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है कितने परतों में बांटा है, 5 परतों में। सबसे नीचे परत कौन सी थी, क्षोभ मंडल। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं सब वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। तो जो हवा चलेगी, बादल आएंगे, वर्षा होगी, पक्षी उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, वो सब कहाँ उड़ेगा, क्षोभ मंडल में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें पूछा जाता है कि वायुयान कहाँ पाया जाता है, वायुयान कहाँ उड़ता है, या कह देता ओजोन परत यानी O3 गैस कहाँ पाई जाती है, तो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए यानी समताप मंडल। लेकिन इसमें पूछा क्या है, हवा कहाँ पाई जाएगी, तो हवा कहाँ पाई जाएगी, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CHCl3, ठीक, ऑप्शन बी C2H2OH, ठीक, और ऑप्शन सी है CH3OH, ऑप्शन डी CH4OH। तो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी C2H5OH। C2H5OH ये क्या है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कौन सा ना ही तत्व है ना ही क्या है, मिश्रण है। निम्न में से कौन सा ना तत्व है ना मिश्रण है। ठीक, तो ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पानी। तो देखो हवा क्या है, एक मिश्रण है।
ठीक। सोडियम क्या है, एक तत्व है। सोना क्या है, एक तत्व है। ठीक। और पानी क्या है, ना तो एक तत्व है ना ही क्या है, मिश्रण है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक। तो कौन सा इसका सही, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन पहले हमने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि किसी चीज़ को, यानी अगर हम इस तरफ से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो इधर जाती है, तो हम इससे दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने पानी है, पानी, और पानी को जमा कर क्या कर लेंगे, बर्फ़। पानी को जमा कर क्या कर लेंगे, बर्फ़। और बर्फ़ को हम पिघलाकर दोबारा क्या कर लेंगे, पानी। तो ये दोनों तरफ से प्राप्त होने वाली अपक्रिया है। तो ये कैसी अपक्रिया है, भौतिक। ये कैसी अपक्रिया है, भौतिक अपक्रिया है। परंतु मान लो अगर पेट्रोल है, पेट्रोल, और पेट्रोल एक बार हमने जला लिया तो उससे क्या बनेगा, धुआं। तो उस धुआं से हम दोबारा पेट्रोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। तो यही देखते हैं कि इसमें यही पूछा कि निम्न में कौन सी अपक्रिया है। ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी कांच का टूटना, ऑप्शन सी कोयले का जलना, ऑप्शन डी पानी का वाष्पीकरण होना। देखो बर्फ का पिघलना और पिघले हुए पानी को फिर से बर्फ बना लेंगे तो ये तो भौतिक हो गई। कांच का टूटना, कांच को हम जोड़ लेंगे फिर से कांच बन जाएगा। लेकिन कोयले का जलना, ठीक, एक बार अगर जो कोयला जल गया तो हम उसे दोबारा से कोयला नहीं बना सकते, उस धुएं को दोबारा से कोयला नहीं बना सकते। तो ऑप्शन सी ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। और डी वाला देख लो, पानी का वाष्पीकरण, उस वाष्पीकरण के इकट्ठे पानी को फिर से ठंडा करके फिर से पानी प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी भौतिक अपक्रिया है। तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण में एक्स क्या है, समीकरण में एक्स क्या है। ठीक, NaCl, 2NaCl, 3NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो देखो Na2 और CO3, तो देखो Na2 है और यहाँ पर कोई भी Na नहीं है। तो पहली बात तो कितने आएंगे, 2Na आएंगे यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद 2HCl, तो 2H तो हो गए लेकिन Cl कहीं नहीं है, 2Cl, तो क्या आ जाएंगे, 2Cl आ जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी वाला 2NaCl। ये क्या होगा, जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 33.33%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है, ऑप्शन सी 21%। नाइट्रोजन N2 कितनी होती है, 78%, और ऑक्सीजन कितनी होती है 21%, कार्बन कितनी होती है 0.3%। ठीक है, ये वातावरण में गैस की मात्रा है, पृथ्वी के वातावरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो परमाणु की अधिकतम दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, ऑप्शन ए कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, तो किसमें कौन सा सही हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी ताइक लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो ढलवा लोहा होता है ये भी क्या होता है, एक मिश्रण होता है, लोहे का एक मिश्रण होता है। इस्पात होता है, इसमें भी क्या होता है, लोहे के साथ कार्बन मिक्स होता है, लोहे के साथ क्या मिक्स होता है, कार्बन मिक्स होता है। लेकिन जो ताइक लोहा होता है ये कैसा है, एक शुद्ध रूप है, लोहे का क्या है, शुद्ध रूप। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताइक लोहा लोहे का क्या है, शुद्ध रूप है। ठीक है। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, ऑप्शन सी ताइक लोहा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, कीड़ा। ठीक है, AKED, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन सी है, जल में घुलनशील कौन सी है, बी और सी। अब देखो इसमें क्या पूछा है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऑप्शन ए बी, तो ये तो जल में घुलनशील है। ऑप्शन बी क्या है, विटामिन सी, तो ये भी जल में घुलनशील है। ऑप्शन सी विटामिन डी, तो विटामिन डी किसमें घुलनशील है, वसा में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं डी पर क्या दिया, राइबोफ्लेवोनिन। राइबोफ्लेवोनिन किसका नाम है, B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेवोनिन। तो उसका रासायनिक नाम दे रखा है, तो बी क्या है, वसा में घुलनशील है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, सी है हमारी विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।